Hello everyone, good morning students. In the last video we have started our next unit number 5, chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. So in the last video we have discussed about some points about rotational motion, like when the motion is pure translation, when the motion is pure rotational, and when it is a combination of rotational and ट्रांसलेशनल मोशन. एंड हमने प्रिसीजन के बारे में भी बेटा कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे. आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर एक नया टॉपिक स्टडी करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास. एज इट्स नेम डिफाइंस, मासेज का जहां पर सेंटर होगा दैट पॉइंट इज बेसिकली नोन एज सेंटर ऑफ मास. यू कैन सी हियर, like if I will give you an example of a ring or a disc. फर्स्टली आई एम टेकिंग यूनिफॉर्म बॉडीज. आपका रिंग भी एक यूनिफॉर्म बॉडी है और आपका डिस्क भी एक यूनिफॉर्म बॉडी है. तो अगर मैं यूनिफॉर्म बॉडी की बात करती हूँ तो रिंग के केस में आपका एक्चुअली मास कहाँ प्रेजेंट रहता है. तो आपको पता है रिंग के केस में आपका जो मास है बेटा दैट इज प्रेजेंट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, दैट इज ऑफ सर्कुलर शेप, एंड द मास इज प्रेजेंट अलोंग द सर्कमफेरेंस. At the center of the ring, physically there is no mass. But if I will go for the disc, then what is disc? Disc may throughout the whole surface area your mass is present. So what can you say? At the center of the disc, the mass is physically present. Now, this is the actual situation of the presenting mass. Now we are going to discuss center of mass. Center of mass is a point in the body where you can see the whole mass of the body is to be concentrated. This point is very important, to be concentrated. जहां पर actually वो mass present नहीं होगा, but we will suppose that the whole mass of the system is to be concentrated at this point only. I hope this is clear. Now, if I will go for the example ring, then where the whole mass is to be concentrated, the whole mass is to be concentrated at the center of the ring only. Center of the ring के ऊपर क्या होगा बेटा आपका, एक्चुअली वहां पर कोई भी मास नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि सारे मास से इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे. नेक्स्ट आपका आएगा क्या, डिस्क के केस में. तो डिस्क के केस में भी आपका सेंटर ऑफ द डिस्क होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है. डिस्क के केस में आपका जो सेंटर होगा वो एक्चुअली वहां पर मास प्रेजेंट होगा, लेकिन रिंग के केस में वहां पर कोई भी मास प्रेजेंट नहीं होता है. देन मैंने आपको क्या बताया बेटा कि एक्चुअली वहां पर मास प्रेजेंट हो या ना हो, इट मे बी और इट मे नॉट बी, बट सेंटर ऑफ मास आपका वहां पर कंसेंट्रेटेड माना जाएगा जो आपका उस रिजिड बॉडी के अंदर आपका उस पूरी बॉडी का सेंटर जहां पर होगा, दैट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास. अब मैथमेटिकली हम इस चीज को देखते हैं बेटा आगे. यहां पर हम पहले टू पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं. अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो सिंगल पार्टिकल तो वही होगा जहां पर उसका सेंटर होगा, वही एग्जिस्ट होगा. तो सिंगल पार्टिकल के केस में सेंटर ऑफ मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जहां पर दो पार्टिकल बेसिकली एग्जिस्ट करेंगे. तो हमने ले लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे दो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर x1 और x2 के ऊपर हमारे m1 एंड m2 आर द टू मासेज विच आर प्रेजेंट. So you can see here, this is point m1 situated at x1 distance from the origin. This is point m2 situated at x2 distance from the origin. Now, what will be the center of mass? Center of mass will locate in between the two points. ये आपकी लीनियर लाइन के अलोंग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस लाइन के ऊपर इंटरमीडिएट में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपका सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया जाएगा. तो आप देखेंगे कि दिस C is here the center of mass and the distance of this C from the center is basically xcm. X is the distance, cm is the center of mass. So
सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दैट पॉइंट C विच इज एट ए डिस्टेंस xcm फ्रॉम O। xcm कैसे डिफाइन करोगे बेटा? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर लिखोगे आप मास इंटू डिस्टेंस का सम, नीचे लिखोगे टोटल मासेज का सम। तो यहाँ पर दो ही मास है, तो उन मासेज को उनकी पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ऐड करें। तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। xcm को हम मास के रेस्पेक्ट में वेटेड मास भी बोल देते हैं कि xi और x1 और x2 का xcm क्या है? वेटेड मास है। इसी टर्म को हम वेटेड मास की टर्म में भी बोलते हैं। लेकिन अब हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट में स्पेशल केस। लेट अस सपोज दैट द टू पार्टिकल्स आर ऑफ सेम मास। उस केस में आपका मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ प्रेजेंट होगा? तो बेटा दोनों जगह पे m आ जाएगा, नीचे 2m आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2। इट मीन्स कि इंटरमीडिएट के ऊपर प्रेजेंट होगा आपका। दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का जो सेंटर पॉइंट होगा x1 और x2 के बीच में, इक्वल मास के केस में आपका सेंटर ऑफ मास वहां प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आपके मास इक्वल नहीं है, उस केस में आपका सेंटर ऑफ मास मासेज के अलोंग उनकी तरफ में सेंटर से थोड़ा बहुत इधर उधर टेंड भी कर सकता है बेटा। तो मासेज के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर के ऊपर होगा या किसी एक पर्टिकुलर मास के कुछ कम डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब हम बात करते हैं बेटा n मासेज की। एक ही एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो m1 m2 mn हमारे पास n मासेज है जो कि ओरिजिन से हमारे x1 x2 xn करके किसी भी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो अगर इस केस में हम उसके सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, तो xcm सेंटर ऑफ मास कैन बी डिफाइंड एज, वही मैंने जो आपको बताया था बेटा, पर्टिकुलर उनकी डिस्टेंसेज को मास से मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो। तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi xi अपॉन समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi। दिस इज द टोटल मास, दिस इज द मल्टीप्लाई ऑफ डिस्टेंस एंड द मास का टोटल आ जाएगा। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा बेटा xcm को। तो ये जो है xcm, दिस इज द पॉइंट वेयर द सेंटर ऑफ मास इज टू बी कंसंट्रेटेड। ये n पार्टिकल के केस में हमने डिस्कस किया। अब इससे आगे हम बात करते हैं बेटा, अभी तक जो हमने देखा वो हमने केवल बात करी x एक्सिस के अलोंग। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 3D के केस में। तो 3D के केस में हमारा क्या आ जाएगा? x कंपोनेंट भी आएगा, y कंपोनेंट भी आएगा और z कंपोनेंट भी आएगा। जैसे आपने x एक्सिस के अलोंग x का एक ओरिजिन देखा, सिमिलर केस में आप y का भी एक सेंटर ऑफ मास देखोगे और z का भी, z एक्सिस के अलोंग भी एक सेंटर ऑफ मास देखोगे। और जनरल टर्म में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि r इज बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम r का भी एक सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 3D के अंदर बेसिकली आप मासेस प्रेजेंट कर रहे हो, तो x y और z ये होगा। तो इसके इन बिटवीन में जहां पर भी होगा वहां पर आप टोटल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो वहां से आपका डिस्टेंस, ये पोजीशन क्या आ जाएगा बेटा? सॉरी, यहाँ पर 3 पार्टिकल है। पहले 3D के केस में हम अभी देखते हैं। पहले यहाँ पर 3 पार्टिकल है, अभी तक हमने 2 पार्टिकल के केस में देखा था बेटा। सॉरी, यहाँ पर हम पहले 3 पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सिस तो हमारे x और y ही है, लेकिन यहाँ पर हमने m1, m2 और m3 3 अलग अलग पार्टिकल की बात करी है। अभी पिछली स्लाइड पे हमने 2 पार्टिकल की बात करी थी x एक्सिस से अलोंग। यहाँ पर हम 2 डायमेंशन में और 3 पार्टिकल की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन के पार्टिकल की बात हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा कि x1, x2 और x3 इन तीनों मासेज का x कोऑर्डिनेट है, y1, y2 और y3 इन तीनों मासेज का y कोऑर्डिनेट है। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कहीं पे भी इस बॉडी के अंदर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, जिसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है बेटा xcm और ycm। अब अगर हम xcm को रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे आपने 2 पार्टिकल के केस में x निकाला था सेंटर ऑफ मास, सिमिलर वे में आप 3 पार्टिकल के केस में भी x निकालेंगे।
तो मैंने आपको जनरल केस में अभी n के केस में क्या बताया था बेटा कि mi xi अपॉन समेशन mi। तो सिमिलरली आप 3 लेंगे तो आप m1 m2 m3 का कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप y के लिए भी लेंगे तो mi yi अपॉन mi आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। These are your XCM and YCM in case of 2 dimension and 3 particle system। यहाँ पर हमने 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट लिया है और 3 पार्टिकल वहां पर बेसिकली हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो ये हमारा आ गया बेटा 3 पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास। अगर हम बात करते हैं कि तीनों मासेस सेम है तो आपको पता है यहाँ पर ट्रायंगल बन रही है, देख रहे हैं आप। तो ट्रायंगल के केस में जब तीनों मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर हम ज्योमेट्री की हेल्प से चले तो सेंट्रोइड के ऊपर होगा। और आप यहाँ से भी तीनों को m पुट करेंगे, नीचे से 3m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं इससे आगे। तो मैंने आपको यही बताया कि 3D के इक्वल मास के केस में जब हम 3 पार्टिकल लेंगे तो वो आपका बेसिकली सेंट्रोइड जहां पर ट्रायंगल का रिप्रेजेंट करेगा वहीं पर आपका सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा n पार्टिकल सिस्टम के केस में। तो वही आपको क्या करना है xi yi अपॉन समेशन mi और y जैसे हमने यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे मासेस दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम इसको 3D के केस में देख रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर z कोऑर्डिनेट भी ले लिया है। यहाँ पर आपने जो प्लेन बनाया है वो 3D का बनाया है, एक ब्लॉक टाइप आपने रिप्रेजेंट किया हो तो z कोऑर्डिनेट भी ले लिया। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे हमने m x और y लिखा सिमिलर वे में हम z भी लिख देंगे। तो हम जनरल टर्म में क्या बोलेंगे xcm को रिप्रेजेंट करेंगे समेशन mi xi अपॉन समेशन mi से। सिमिलरली y को रिप्रेजेंट करेंगे और सिमिलर टर्म में आप z को रिप्रेजेंट कर देंगे। आप zi क्या हो जाएगा बेटा zcm समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi zi अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi। जैसे आपने पिछली स्लाइड पे x और y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया था सिमिलर वे में आपका z भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि वेक्टर नोटेशन हम किस तरह से करेंगे सेंटर ऑफ मास का। तो हमने जो अभी 3 अलग अलग केस लिए हैं, अगर मैंने आपको बोला कि हम उसी को r जो जनरल वेक्टर हम लेके चलते थे, हमने वेक्टर जब पढ़ा था तो पढ़ा था, तो r हम क्या रिप्रेजेंट करते थे बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल R अगर मैं सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करूंगी तो कैपिटल R को मैं कैपिटल एक्स आई कैप कैपिटल वाई जे कैप कैपिटल जेड के कैप इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैं सेंटर ऑफ मास को वेक्टर के टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको पता है, तो मास तो आपका mi ही बना रहेगा, लेकिन आपका जो पोजीशन होता है दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपका यहाँ पर आप वेक्टर नोटेशन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका r वेक्टर आ जाएगा पोजीशन की टर्म में और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा पोजीशन में। तो सेंटर ऑफ मास इज डिनोटेड एज कैपिटल R एंड दैट r वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज i इक्वल टू 1 टू n mi वेक्टर ri अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा? इससे आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास हम कैसे देखेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सारी चीजें देखिए बेटा, आप अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके देखिए और उससे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।